हेलो एवरीवन, मैं अनुपम। आज हम इस क्लास में क्लास 10 से चैप्टर नंबर 4.1 देखेंगे। इस चैप्टर का नाम है द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हमने पिछले वाले क्लास में एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चंस फर्स्ट किया था और इस क्लास में हम करेंगे इसी एक्सरसाइज यानी कि 4.1 एक्सरसाइज का सेकेंड क्वेश्चन। इसमें भी हमारे 4 क्वेश्चंस है। तो देखिए क्या रहा है क्वेश्चंस में कि निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए। यानी कि आपका ये न्यूमेरिकल क्वेश्चंस है तो उनको क्या करना है कि द्विघात समीकरण के रूप में आपको व्यक्त करना है। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन देखते हैं। दिया है कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्र की लंबाई मीटरों में, चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। ठीक है, एक आयताकार भूखंड है। तो यहाँ पे देखिए हम आपको शुरू से ही बता रहे हैं ये फर्स्ट का हल है कि जो आपसे पूछता है आप उसको मान लो। जैसे कि इसमें आपसे पूछा है कि भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। लंबाई और चौड़ाई आप मान लो। तो लंबाई और चौड़ाई में कंडीशन है तो अपन यहाँ पे क्या करेंगे, प्रश्न नंबर दूसरे का पहले का हल है। यहाँ पे मान लेंगे कि माना चौड़ाई x मीटर है, ठीक है, तथा लंबाई के लिए कंडीशन दिया है कि क्षेत्रफल की लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। यानी कि चौड़ाई आपने x माना है तो कह रहा है कि चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। आया समझ में? यहाँ पे देखिए क्वेश्चंस में कह रहा है कि क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। यानी कि लंबाई में हमारा चेंजिंग है, चौड़ाई में नहीं है। तो इसलिए हम क्या करेंगे कि माना चौड़ाई इक्वल टू x मीटर मान लेंगे, ठीक है, या हाँ x मीटर मान लेंगे। और तथा लंबाई का कंडीशन था कि चौड़ाई से, ठीक है, चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। तो ये चौड़ाई हमने x मीटर माना था तो x चौड़ाई के 2 गुने से, तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे x में, और कह रहा है कि 1 अधिक है तो +1 कर देंगे। ठीक है, तो आयताकार यानी कि रेक्टेंगल आप लोगों ने देखा होगा कैसे बनता है, ऐसे बनता है ना। इसके आमने सामने की भुजा बराबर होती है, यानी कि ये भुजा इसके बराबर है और ये भुजा इसके बराबर है। तो जो इसकी चौड़ाई है वो हमने क्या माना है x मीटर, और लंबाई हमारा क्या है 2x + 1 है। ठीक है, तो कहा है आपसे दिया इसमें कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर है। यहाँ पे आप लिखो कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल कितना दिया है 528 मीटर स्क्वायर। यही दिया है ना, एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ यही दिया है, मीटर स्क्वायर, 528 मीटर स्क्वायर। अब बताइए जो आयताकार का क्षेत्रफल है, जो आप लोगों ने छोटी क्लास से आप पढ़ते हुए आ रहे हो, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई होता है। तो ये हमारा क्या है, ये क्षेत्रफल है आयताकार का, और आयताकार का क्षेत्रफल इक्वल टू क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई, और ये हमारा टोटल क्षेत्रफल है। ठीक है ना, क्षेत्रफल हमारा क्या हो जाएगा, लंबाई इंटू चौड़ाई, और हमारा जो क्षेत्रफल है वो हमें दिया हुआ है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, लंबाई लिखेंगे। तो लंबाई हमारी क्या है 2x + 1, और चौड़ाई कितनी है x है, और ये कितना है 528। हमें क्या करना है कि जो हमारा न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो दिया है, जैसे कि प्रश्न नंबर दूसरे का पहला जो हम कर रहे हैं, उसे सिर्फ द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त करना है। इसमें लंबाई और चौड़ाई का एग्जैक्ट मान नहीं आपको निकालना है, ठीक है ना, यानी x का मान नहीं निकालना है। तो यहाँ पे सिर्फ द्विघात समीकरण के रूप में आपको व्यक्त कर देना है। तो द्विघात समीकरण क्या होता है कि अगर कोई समीकरण दिया हुआ है उसमें अधिकतम घात, चर की अधिकतम घात 2 हो तो हमारे द्विघात समीकरण हो जाता है। यहाँ पे देखिए इसको सोल्व करोगे आप तो x का 2x में मल्टीप्लाई करोगे तो 2x² + 1 का x में करोगे तो x, और ये 528 को आप लेफ्ट साइड लेके आओ, राइट साइड में प्लस में है तो लेफ्ट साइड में माइनस में आ जाएगा। ये हो गया इक्वल टू 0। अब आप ये बताओ कि ये हमारा द्विघात समीकरण है कि नहीं। ये जो हमारा इक्वेशन आ गया ये हमारा द्विघात समीकरण है कि नहीं है, क्योंकि इस इक्वेशन में जो हमारा चर क्या है, इसमें x है, चर की अधिकतम घात कितनी है 2 है। तो ये हमारा द्विघात समीकरण, बस आपको इतना ही करना है और कुछ इसमें नहीं करना है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं। अब करेंगे प्रश्न नंबर दूसरे का दूसरा। दिया है कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। ठीक है, प्रश्न नंबर दूसरे का दूसरा।
तो यहाँ पे मान लेंगे कि माना दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या क्या होंगे, x होता है और x प्लस 1 होता है। ठीक है, जब आपसे पूछता है ना कि दो क्रमागत धनात्मक, तो x और x प्लस 1। अब कह रहा है इसमें कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, यानी कि जो आपने ये दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक आपने माना, इसका गुणनफल यानी कि x और ये x प्लस 1, यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या मल्टीप्लाई का चिन्ह है, इन दोनों धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल कितना है, 306 है। तो पूर्णांक ज्ञात कीजिए। तो इसको भी हमें द्विघात समीकरण में चेंज करना है, तो सोल्व कर देंगे। x का x में करोगे x स्क्वायर, x का 1 में करोगे x, और 306 को आप इस साइड लेके आ जाओ तो कितना आ जाएगा, -306 इक्वल टू 0, क्योंकि राइट साइड में किसमें, प्लस में है। बस आपको इतना ही करना था। तो ये बताइए क्या ये हमारा द्विघात समीकरण है? क्योंकि इस समीकरण में अधिकतम घात कितनी है, 2 है। ये होगा हमारा आंसर। ठीक है, अगर सिर्फ आपसे द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त करने के लिए कहता है तो आपको इतना करना है। ठीक है ना। अगर हमारी क्लास ये आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों को भी शेयर करना न भूलें। तो अब देखते हैं प्रश्न नंबर दूसरे का तीसरा। अब करेंगे प्रश्न नंबर दूसरे का तीसरा। दिया है कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो आयु संबंधित क्वेश्चन हम कैसे करते हैं, एक ट्रिक बनाते हैं, यानी कि एक टेबल लेते हैं। तो यहाँ पे प्रश्न नंबर दूसरे का तीसरा है, रोहन और उसकी माँ। यहाँ टेबल बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे वर्तमान आयु और क्या दिया है, कितने वर्ष, 3 वर्ष पश्चात, 3 वर्ष पश्चात की बात हो रही है, 3 वर्ष पश्चात की बात हो रही है। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं। कह रहा है कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे देखिए रोहन की वर्तमान आयु हम क्या मानेंगे, x मानेंगे, और कह रहा है कि रोहन की जो माँ है वो रोहन से 26 वर्ष बड़ी है। तो रोहन की वर्तमान आयु में क्या करेंगे, 26 ऐड कर देंगे, जो उसकी माँ की वर्तमान आयु हो जाएगी। अब यहाँ पे देखिए लिखा है कि 3 वर्ष पश्चात, ठीक है ना, 3 वर्ष बाद। जैसे कि आज रोहन की आयु 10 है तो 3 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, 10 में 3 जोड़ दो 13 हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे रोहन की वर्तमान आयु x है तो 3 वर्ष पश्चात तो x प्लस 3 हो जाएगा। यहाँ पे रोहन की माँ की वर्तमान आयु क्या हमने लिया है, x प्लस 26, तो ये x प्लस 26 और ये प्लस 3, ये तो वर्तमान आयु थी, और 3 वर्ष पश्चात करें तो 3 इसमें ऐड कर देंगे। इसको आप सोल्व करोगे तो क्या आएगा, x प्लस 26 में 3 जोड़ दो तो क्या जाएगा 29। आया समझ में। एक बार फिर से देखिए, रोहन की माँ रोहन की वर्तमान आयु से 26 वर्ष बड़ी है, ये आपके क्वेश्चंस में दिया है। ठीक है, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। तो यहाँ पे हमने मान लिया कि रोहन की वर्तमान आयु x, तो रोहन की माँ रोहन से 26 वर्ष बड़ी है, तो रोहन का वर्तमान आयु आपने क्या माना x, तो x में 26 जोड़ दोगे तो उसकी माँ की वर्तमान आयु आपको मिल जाएगी। अब यहाँ पे 3 वर्ष पश्चात का कंडीशन दिया है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए रोहन की वर्तमान आयु कितनी है, x है, तो वर्तमान आयु में 3 हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। जैसे आपको हमने अभी एग्जाम्पल बताया कि रोहन अभी वो 10, वर्तमान में वो 10 साल का है, अभी वो 10 साल का है, 3 वर्ष बाद वो कितने साल का हो जाएगा, 13 वर्ष, यानी कि 10 में 3 ऐड कर दोगे तो 13 हो जाएगा। तो वर्तमान आयु में हमने क्या किया, 3 जोड़ दिया। ऐसे ही उसकी माँ की वर्तमान आयु थी x प्लस 26, तो x प्लस 26 तो इसकी वर्तमान आयु थी, 3 वर्ष पश्चात का कंडीशन था, तो इसमें हम क्या करेंगे, 3 ऐड कर देंगे। आया समझ में। फिर इसको हमने सोल्व किया तो x प्लस 29 आ गया। अब क्या रहा, आगे पढ़ते हैं कि कह रहा है कि उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी।
यानी कि यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नानुसार कह रहा है कि 3 वर्ष पश्चात इनके गुणनफल, इनके आयु का गुणनफल 300 कितना है, 360 हो जाएगी। गुणनफल कहा है तो ये हो गया हमारा रोहन का आयु, रोहन का 3 वर्ष के पश्चात की आयु, और ये हम लिखेंगे उसकी माँ की। इनका गुणनफल यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लाई का चिन्ह है, कितना है 360 है। ये हमारा प्रश्नानुसार यानी प्रश्न के अनुसार हमने ये लिखा। अब इससे हमें द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त करना है, तो क्या करेंगे, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों का। x का x में करोगे एक्स स्क्वायर, x का 29 में करोगे 29x हो जाएगा, 3 का x में करोगे 3x हो जाएगा, प्लस 3 का 29 में करो, यहाँ पे देखिए कितना आ जाएगा, 3 9 27 को 7 हासिल 2, 3 दूना के 6 और 2 कितना आ जाएगा 8, और ये 360। 360 को आप राइट साइड से लेफ्ट साइड लेके आ जाओ। ये एक्स स्क्वायर 29 में 3 ऐड कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 32x हो जाएगा, ठीक है। और ये प्लस 87 और इसको इस साइड लेके आओगे तो माइनस 360 होगा, क्योंकि इस साइड किसमें प्लस में है। यहाँ पे इक्वल टू 0 हो गया तो हमारा समीकरण में कन्वर्ट हो गया, तो इसको सोल्व कर देंगे। ये एक्स स्क्वायर प्लस 32x और 360 में से इसको माइनस कर दो तो क्या मिलेगा, 10 में से 7 माइनस करोगे तो यहाँ पे क्या हो गया 3, और ये हो गया हमारा 5, यानी कि 15 में से आप 8 माइनस कर दो तो क्या मिलेगा 7, और ये हमारा कितना हो गया 2, यानी कि 273 इक्वल टू 0। ये आपका आंसर होगा। इसके आगे आपको सोल्व करना ही नहीं है। इसके आगे जो है यानी कि ऐसे आपको, आप जब नेक्स्ट वाला चैप्टर पढ़ोगे यानी एक्सरसाइज 4.2 पढ़ोगे ना, तो उसमें आपको गुणनखंड करना बताएंगे, ठीक है। तो उसमें आप एक्स वाई का जो भी चर हमारे होंगे उसका आप मान निकाल सकते हो। अब देखते हैं इस एक्सरसाइज का और इस प्रश्न का लास्ट क्वेश्चन। अब करेंगे प्रश्न नंबर दूसरे का चौथा। दिया है कि एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर पर आवर कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है तो चाल आप मान लो। यहाँ पे दूसरे का चौथा हल में लिखेंगे कि माना रेलगाड़ी की चाल कितना है, x किलोमीटर पर आवर है, ये हमने मान लिया, ठीक है। आप फार्मूला पढ़े होंगे, चाल बराबर दूरी बटा समय। अब इस फार्मूले से हम निकालेंगे समय बराबर, तो समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटा चाल। समय को अपन t से दिखा देते हैं, ठीक है। और दूरी हमारी कितनी दी है, 480 किलोमीटर, और चाल हमने क्या माना है, x किलोमीटर पर आवर। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। दिया क्या है आपको यहाँ पे लिख लो कि दिया है दूरी बराबर, दूरी कितना दिया है 480 किलोमीटर। तो अब देखिए प्रश्नानुसार यहाँ पे कर लेते हैं, एक बार और क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, देखेंगे प्रश्न में क्या कह रहा है। कह रहा है कि एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर पर आवर कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक समय लेती। यहाँ पे देखिए चाल में दिया है, यहाँ पे लिखेंगे कि चाल आपने क्या माना था x, और इसमें दिया है कि यदि इसी चाल को 8 किलोमीटर पर आवर कम लेती तो क्या करेंगे, इसमें 8 माइनस कर देंगे किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब प्रश्नानुसार देखिए फिर कह रहा है कि तो उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती है, यानी कि इसी दूरी को तय करने में ये जो ट्रेन है वो 3 घंटे अधिक समय लेती है। तो समय बराबर यहाँ पे लिखेंगे समय t, 3 घंटे अधिक समय लेती है तो यहाँ पे +3 कर देंगे। अब यहाँ से देखिए समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। यहाँ पे लिख लेंगे समय बराबर दूरी बटा चाल, और t का मान समीकरण 1 से t का मान रखिए यहाँ पे कितना है 40,
480 अपॉन x और ये +3। दूरी बटा चाल, दूरी कितनी है 480 है और चाल कितनी है x। और इधर देखिए, यहाँ पे देखिए चाल हम कौन सा लिखेंगे, ये जो 8 किलोमीटर पर आवर कम लेती है, ठीक है। और ये हमारा हो गया 480 अपॉन x +3। अब क्या करेंगे, 480 अपॉन x को लेफ्ट साइड लेके आएंगे, 480 अपॉन x -8 और ये -480 अपॉन x हो जाएगा। और 3 को अभी इसी साइड रहने देते हैं, ठीक है। इन दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है आपको, क्या करते हैं कॉमन लेकर के सोल्व करते हैं ताकि हमें आसानी होगी कैलकुलेशन करने में। कॉमन ले लेते हैं 480, तो क्या यहाँ बचेगा 1 अपॉन x -8 और ये -1 अपॉन x बचेगा इक्वल टू 3। यहाँ से 480 हमने कॉमन निकल लिया तो यहाँ पे भी 1 और यहाँ पे भी 1 हो जाएगा। अब इस कोष्टक को सोल्व करेंगे, तो सोल्व करते हैं 480 और एलसीएम लोगे तो क्या आएगा x और x -8, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो x -8 इक्वल टू 3। सोल्व कर दीजिए, ये 480 ये x +8 हो जाएगा और इसको अपन ऐसे ही रहने देते हैं, प्लस माइनस कैंसिल 480 और ये 8 बटा x और x -8 इक्वल टू 3। अब ये जो अपोन में x और x -8 आप इसको इस साइड भेज दो, इधर भागे में तो इधर जाएगा तो किस में आ जाएगा गुणे में। ये 480 गुणे 8 और ये 3 गुणे क्या हो जाएगा x और ये x -8। इसको सोल्व कर दो, इसको अभी ऐसे ही रहने दो, 3 को आप इस साइड भेज दो, इधर गुणे में तो इधर किस में आ जाएगा भागे में। इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दो x² -8x। ये इसका करिए 3 से, 3 एकम में 3, 3 छक 18 और ये 0 यानी कि 160 में 8 का मल्टीप्लाई कर दो, 8 छक 48 को 8 हासिल 4, 8 एकम में 8 और 4 कितना आ जाएगा 12 यानी कि 180। इनको भी इस साइड लेके आओ, ये -x² + 8x हो जाएगा। क्रम में लिख दो, ये -x² + 8x और ये +1280 सॉरी इक्वल टू 0। यहाँ पे क्या करेंगे माइनस कॉमन कर लेते हैं, तो क्या मिलेगा x² यानी चिन्ह बदल जाएगा, ये प्लस में तो माइनस में हो जाएगा, ये भी माइनस में हो जाएगा और इक्वल टू 0। ये होगा आपका आंसर। आपको सिर्फ द्विघात समीकरणों के रूप में व्यक्त करना था, ठीक है। तो इस क्लास में इतना ही। अगले क्लास में एक्सरसाइज 4.2 पढ़ेंगे जिसमें हमें सीखना है गुणनखंड करना, ठीक है ना। 3 विधियां थी हमारी, गुणनखंड विधि, पूर्णवर्ग विधि और श्रीधराचार्य विधि यानी कि द्विघात समीकरण, द्विघात सूत्र, ठीक है। तो नेक्स्ट वाले चैप्टर में हम गुणनखंड करना सीखेंगे। तो हमारी ये क्लास आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अब मिलेंगे अगले क्लास में। थैंक यू।